अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं वसअतुल्लाह ख़ान। और जैसे आप जानते हैं आज जुमा है और आज हम आपकी ही कॉलेज सुनेंगे। हमारे पहले कॉलर हैं एडवोकेट करीम नूरानी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। क्या हाल है सर, मैं आज कराची की बदहाली के ऊपर कुछ बात करना चाह रहा हूँ, मुझे वक्त जरूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह करें सर। जैसा कि सबको पता है कि भाई ये हर आदमी जानता है कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से कम नहीं है और इस शहर को 26 टाउन में तकसीम किया गया है, जिसमें से 14 पीपी के पास है, 13 जमात इस्लामी वालों के पास है और 3 जो है ना पीटीआई वालों के पास है। और इस शहर में सिर्फ एक जबान वाले लोग नहीं रहते हैं, इस शहर में हर जबान, हर सूबे और हर नस्ल के लोग रहते हैं। और इसका ये हाल हो गया है कि इतना तबाह हो चुका है कि घर से निकलो तो गटर उबल रहे होते, गलियां तबाह, मेन रोड पे जाओ तो बड़े बड़े गड्ढे हैं और ऐसा लग रहा है कि कई साल से इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी गई है। और जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले ज़हनी और जिस्मानी तौर पे अजियत में और बीमार भी हो गए। सही है ना। तो बहरहाल ये कि जब ये जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती, ये जब टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो और अजियत मिलती है, क्योंकि ये बजाय अपनी परफॉर्मेंस की, अपने कारकर्दगी पे बात करने के, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते कि भाई उनकी वजह से ये हो गया। नहीं, वो आसान काम है ना एडवोकेट साहब, ये सबसे आसान काम है ना। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहरहाल ये है कि इनकी ये सारी बातों को जो है ना लोग तवज्जो नहीं देते, बल्कि इनको जो है ना ये कहते हैं कि भाई ये मजीद जो है ना हमें अजियत दे रहे हैं। तो क्योंकि इसकी वजह से जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं बल्दियात में, उनकी पार्टी की भी साख जो है ना पूरी तरह से मुतासिर हो रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल शहर है कराची का और यहाँ के रहने वालों को अगर इतनी अजियत मिलेगी तो पूरी दुनिया में इसकी न्यूज जाती है। तो मेरी एक गुजारिश है ये कि इनके जो पार्टी लीडरान हैं, इनको आपके तवज्जुह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप अपने नुमाइंदों को बोलें कि 3 महीने का मजीद टाइम ले, लेकिन आप काम करना शुरू कर दें ऑन वॉर फुटिंग, और 3 महीने के बाद आपसे जो है ना आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। और मीडिया को भी चाहिए कि आज की फुटेज ले लें उस टाउन की और 3 महीने के बाद भी वीडियो निकाल लें, ताकि मीडिया में भी इनको शो करें। जिन्होंने काम किया होगा लोगों को पता चल जाएगा, जिन्होंने काम नहीं किया वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी पार्टी वो टाउन। तो मेरी तो ये राय है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है? तो इस पे आप भी क्योंकि ये इससे जो है। एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज़ाहिर है बतौर कराची के शहरी के एक जेन्युइन बात की, तकलीफ का इजहार। हमें भी उतना ही दुख है एडवोकेट साहब जितना आपको है। और आप 5 मिनट तक जिन पार्टियों के बारे में कहते रहे कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है, उन्हीं पार्टियों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये काम करें कि 3 महीने में अपने अपने नुमाइंदों का जायज़ा लें और मीडिया भी जायज़ा ले। क्यों यार, अब और किन से पूछेंगे? लेकिन ये भी तो मसला है ना। देखो यार, अभी लगे आई नो कि आप क्या कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं ना कि हम भी क्या सादा है, मीर क्या सादा है। हाँ, वो थैंक यू। जिसके सबब मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक और हमारे नीम सहाफ़ी दोस्त ने एक बार इसी नज़्म को पढ़ने की कोशिश की थी, तो याद दिलाओ। तो नहीं, मैं नहीं आपको याद दिला सकता। अतफाल के वहाँ से फिर कुछ वो गलत निकल गया था मुंह से उसके। तो मैं ये नहीं करना चाह रहा था अपने साथ। तो फिर कामरान अली के पास चले। जी, मेरा ख्याल है नवाब शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के हवाले से अनवर मसूद का एक खता पेश करना चाहता हूँ कि मुराद अपनी हमें हासिल हुई है, कबूलियत को पहुँचा है अरीज़ा, खुदा के फजल से हमको मिला है हरम की पासबानी का फरीज़ा। अब ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये इंतहाई खुशाइंद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का दरवाज़ा खुला है और दीगर ममालिक भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस मुआहदे के अंदर हो सकता है शामिल हों या फिर उनसे अलग मुआहदात हों। कल का प्रोग्राम इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव था और ख़ास तौर पे जो अपना ज़रार साहब ने जिसका क्रेडिट मोदी और जो नेतन्याहू को दिया है, तो
वो बड़ा जबरदस्त सेगमेंट था। Thank you. और तीसरी बात ये है कि ये जो वैक्सीनेशन है HPV, इसके हवाले से इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात लोगों में पाए जाते हैं और कई लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। और जिसका एक सबब मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हुकूमत ने बहुत ही जल्दबाजी के उजलत का मुजाहरा किया है। और दूसरा ये है कि यहाँ नवाबशाह के कई स्कूलों के अंदर ज़बरदस्ती की गई है, बच्चों को कमरे में बंद करके ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन की गई है बंदूक के ज़ोर पे, और जिसपे बहुत ही शदीद गम-ओ-गुस्सा लोगों के अंदर पाया जाता है। तो इसकी सद्दे-बाब के हवाले से हुकूमत जो है इक़दामात करे और आगाही दे लोगों को कि वो वैक्सीन मतलब सेफ है, और यहाँ इंतज़ामिया लोगों के साथ मशावरत करे। ठीक, बिल्कुल सही है कामरान भाई। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है कि आपने HPV वैक्सीन पे बात की। कल ही हम इस पर डिस्कस कर रहे थे, हमने कल इस पर एक शो करना था, लेकिन फिर ये जाहिर है कि मुआहदा हमारे सामने आ गया, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं था। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करेंगे। एक चीज़ है कि क्या कहते हैं ना, अवेयरनेस कैंपेन एज सच हुई नहीं है, और आजकल आपको पता है डिसइंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करती है। कुछ फेक वीडियोस भी हैं, सोशल मीडिया की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, उसमें तो हर किस्म का पागल बैठा होता है, अपनी राय दे रहा होता है, माई सेल्फ इंक्लूडेड। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा डीबंक और इसको क्लैरिफाई करने की शदीद ज़रूरत है। अगले हफ्ते हम इस मौजू पर बात करेंगे। अब्दुल हलीम है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, अब्दुल हलीम जी सर। मेरा सर ये कहना है कि जब भी बीजेपी जो पार्टी आती है इंडिया से, तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई ना कोई तरक्की हो जाती है। न देखें, जब पहली दफा आए थे, मुझे वो बात याद है कि अडवाणी साहब ने 5 एटम बम का धमाके किए थे, ताकि जिस आजाद कश्मीर के पास जाके खड़ा कहा था अब ये कश्मीर हमारा हिस्सा है, और उसके बाद हमने भी 6 बम फोड़ दिए। अभी उन्होंने फिर भी इनकी पार्टी आई, उन्होंने हमारे पर ये हमला किया संदूर का, उससे कुछ हमने फाइटर मार दिए, लकीली या अनलकीली, वो बात अलग बात है। लेकिन यह है कि उससे फिर हमें फायदा हुआ कि हम दफाई में दुनिया इस्लाम के लीडर बन गए, और सब जगह मुआहिदा हुआ, ये हुआ वो, और अपने आप को यानी हम एक किस्म के एक ताकत का हमें तस्लीम कर दिया गया। हमें तो उस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और मोदी का खासतौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। आइंदा भी आते रहे, ऐसे काम करते रहे, हमें आगे बढ़ने का मौका दें। वैसे हम खुद कुछ नहीं कर सकते। ये तो है अब्दुल हलीम भाई, यार आपने कसम से दिल की बात कर दी है यार। तो मैं कितनी बार मैंने ये बात की है प्राइवेटली आपके साथ। वो कहना ये चाह रहे थे कि कुब्बे नु लत पई ते कुब्बे दा कोब निकल गया। नहीं देखो यार, एक बेवकूफ दुश्मन भी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और इसलिए मैं तो अब्दुल हलीम साहब, एक मैं आपकी बात चाहेंगे कि मोदी साहब अगले 10 साल तक पावर। मैं तो चाहूंगा कि ताहयात रहे, मैं चाहूंगा कि ताहयात बीजेपी रहे। मैं तो चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ आए नेक्स्ट लाइन में यार। मुझे ये शशि थरूर वरूर टाइप लोग नहीं चाहिए, जो पूरी मतलब नाश्ते में डिक्शनरी खा के ना फिर वो टै कर रहे होते हैं, मुझे नहीं चाहिए। कांग्रेस मीठी छुरी है, वो तेज लोग हैं। ये लोग जट्टों की तरह काम करते हैं ना, वो मैं कर लियांगा, मैं वो कर लियांगा। बड़ी अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी रहे। दे आर रूइनिंग देयर रिलेशंस विद एवरीबॉडी। आई थिंक इट्स परफेक्ट। डोंट डिस्टर्ब देम। नहीं, डोंट डिस्टर्ब देम। सर क्या कहते हैं, आपके नेपोलियन साहब ने कहा था कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो ना, कभी उसको छेड़ना मत। हाँ। जब नेपोलियन ने कह दिया तो फिर हम क्या कहें यार, बात ही खत्म है यहाँ पे। जी हाँ जी। मोहम्मद अकील हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, मेरा छोटी बातें हैं। एक ये कि देखिए, हमारे यहाँ पोलियो की वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कंटिन्यू सालों से हो रही है। बिल गेट्स को हमारे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फिक्र होती है एशियाई ममालिक की, और वो मेडिसिन घर तक पहुँचा के, लोगों तक पहुँचा के ट्रीटमेंट देते हैं। गजा की उनको फिक्र क्यों नहीं है बच्चों की? बिल गेट्स को दोनों इंसान के बच्चे नहीं है यार, अलग अलग चीज, दो करने अलग अलग चीजें हैं ना यार, अलग अलग। दोनों का मकसद तो एक ही है ना? नहीं, कोई मकसद नहीं। एक मकसद ये कि भाई आगे की सहूलतें, जो बीमारियां कन्वर्ट ना हो दूसरे मुल्कों में। आपने सोच लिया तो बड़ी बीमारी है। दोनों अलग अलग मौजूद आपने, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। और अगर आप मतलब कहीं, मुझे नहीं पता, अगर आप यहाँ जानना चाह रहे हैं कि अगर उसको गजा के बच्चों की फिक्र नहीं है, तो यकीनियन पोलियो कैंपेन भी कोई
ईवल किस्म का इनिशिएटिव है इन लोगों का, तो मेरा ख्याल है कि यहीं रुक जाए तो बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, शरीफ मलिक हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर, ठीक है जी। सर अभी आपको एक एडवोकेट साहब ने कॉल किया है, तो वसतुल्लाह साहब उसके जवाब में कह रहे थे कि 5 पार्टियां जो है ना वो इक़्तिदार में रही हैं और आप उन्हीं से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ बेहतर करेंगी। सर गुजारिश ये है कि जो लोग गलत कर रहे हैं ना, हम तो उन्हीं को कहेंगे ना कि जनाब आप अपने हालात दुरुस्त कर लें। देखें श्रीलंका में, बांग्लादेश में या नेपाल में जो कुछ हुआ है ना, वहाँ के हुक्मरान भी और वहाँ के अरबाब इख्तियार जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे यहाँ ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। अपने मुल्क के हालात देख लें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहबान जो है काला कोट पहन के वहाँ खुद इंसाफ मांगने के लिए गए हुए थे। तो हमारे इंसाफ का निज़ाम जो है वो किस तरफ जा रहा है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं जी। अभी रिसेंटली PTCL मुलाजमीन के केसों में अपना जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दिया है। तो उसमें जो है ना अपना एक जूनियर तरीन जज साहब, मैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब, मैं बड़े एहतराम से कहूँगा, उन्होंने 44 सफ़ात का जो है ना वो एक इख्तलाफी नोट लिखा है। और इख्तलाफी नोट उस फैसले के खिलाफ लिखा है जो आज से तकरीबन 14 साल पहले जस्टिस जवाद खाजा का एक बेंच था, 5 मेंबर बेंच, उसमें जो फैसला दिया गया था उसको बिल्कुल सिरे से ही एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने रद्द कर दिया। दूसरे 2 जज साहबान जो हैं उन्होंने उसमें से एक नई इख्तिरा निकाली। हालांकि PTCL मुलाजमीन जो ट्रांसफर होकर TNT से आए थे PTC में और PTCL में, उनको ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई कहा गया था कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी और इनको गवर्नमेंट वाली तमाम बरात जो है वो हासिल रहेंगी। लेकिन अब 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उसमें से एक नई इख्तिरा निकाली है कि इसमें से कुछ लोग जो है वो वर्कमैन थे। और ये तनाज़ा जो है ये शुरू से 2010 से एक 2 मेंबर बेंच था सिंध हाई कोर्ट का। अच्छा, ये डिटेल जो है ना ये इसी में खो जाएगा प्रोग्राम। आप बताइए कि इस वक्त क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? ये सूरत हाल ये है सर कि हमारी अदलिया जो है ना वो इख्तलाफी फैसले दे रही है। मतलब जो पुराने फैसले पहले जो है ना जो लार्जर बेंचेस होते थे उनके फैसलों का एहतराम किया जाता था। जो मौजूदा फैसले हैं या अदलिया की मौजूदा कारकर्दगी उससे मुतमईन नहीं है? जी बिल्कुल, कतई मुतमईन है। देखिए सर, 5 मेंबर बेंच के फैसले को अगर 3 मेंबर बेंच जो है वो उसको रद्द कर देता है, ये एक अजीब सी बात लगती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिल्कुल है अजीब सी बात। मेरा ख्याल है कोई भी मुतमईन नहीं है। ठीक है, आप अकेले नहीं है अगर इससे कुछ तसल्ली होती है। मुझे नहीं पता, ये एक मिसाल है और भी अजीबोगरीब मिसालें आ रही हैं, कई मिसालें आती रहेंगी। थैंक यू जी। जुनैद खान है साउथ वजीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब दराज साहब और उस्मान खान साहब, मेरी तरफ से आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर जी। बात करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपके जरिए कई मसाइल हल की कोशिश की गई है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? न सिर्फ मीडिया में बात हो रही बल्कि अमली इक़दाम भी शुरू हो चुके हैं। अगर वज़ीरिस्तान के हवाले से मैंने पिछले हफ्ते में मैंने जो कुछ आपको बताया था सर जी, सेहत के हवाले से प्रॉब्लम हो, तालीम के हवाले से हो, अमन के हवाले से हो, बहुत बड़ी मेहरबानी सर आप हैं कि हमारी आवाज़ सुनते हैं और हमें मौका देते हैं। और सर जी कुछ सेहत के हवाले से अगर बात की जाए, कुछ हॉस्पिटल्स या वगैरह डिस्पेंसरी वगैरह बनाए गए हैं, अगर इन पर थोड़ा तवज्जो दी जाए। यहाँ पर मतलब ये है कि शिकाब में ये एक बड़ी बात यह है और दूसरी बात यह है कि आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ। वज़ीरिस्तान के हवाले से बात की जाए, कुछ मतलब पेशेंट्स सामने आते हैं तो हमें दूर जाना पड़ता है, डी खान और पेशावर और इस्लामाबाद। मतलब कि अगर जो मकामी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें थोड़ी सी उनमें काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है और अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। तालीम के लिए भी ठीक है। तालीम के मेरे ख्याल है कि बिल्कुल जायज़ बात है और इसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। ये वो चीज़ें हैं जिनको हल करने में आपको को बहुत ज़्यादा वसाइल या बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। और लोगों का फ़ायदा है। हाँ, लेकिन उन्हें समझे भी तो, वो एक अलग बात है। सैयद शाहजहां है इस्लामाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका टीवी ऑन है शाहजहां साहब? जी सर, मेरा टीवी बंद है सर। अच्छा ठीक है जी, फरमाइए। जी सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो एक दफाई मुआहदा हुआ है, इससे हमें खुशी हुई है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम जो हैं वो उनके साथ इसमें शाना बशाना हो गए।
दूसरा सवाल मेरा ये है सर, ये जो 39 मुल्कों का इत्तेहाद बना हुआ है उसका इसमें क्या किरदार होगा? और हम ये भी उम्मीद रखें पाकिस्तानी की क्या जो हमारे मुल्क के माशी हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे? ये मेरा सवाल है सर, इसको जवाब दीजिए। ओके, ये जिस इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं, ये वो जो राहील शरीफ हुआ है यार, किसी मेरा ख्याल है कि शायद राहील शरीफ साहब को भी नहीं पता कि इसका क्या है। कम से कम उनको ओके राहील शरीफ साहब को पता होगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक दफ्तर है जिसमें वो बैठते होंगे यकीनन। और आपने कहा माशी फ़ायदा, ज़ाहिर है हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो माशी फ़ायदा होना चाहिए। अब इस पॉइंट पर ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत लोग इस चीज़ को डिबेट कर रहे हैं। अगर पैसे वहाँ से मिलते भी हैं, आपने उनका क्या इस्तेमाल करना है? आई थिंक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे तो तैयार नहीं है, वो तो गेम ही नहीं है, मिल जाएंगे। हाँ वैसे बहरहाल एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और हमारे साथ नॉर्थ कैरोलिना से हैं सोबिया कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सोबिया जी। कल का शो बहुत अच्छा था और मुशाहिद साहब जब भी आते हैं शो में तो बहुत आसान लफ्जों में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं और बड़ा मजा आया कल का शो देख के। तो उनको लेते रहा करें हमारे शो में। और दूसरा मैंने ये कहना था कि जो कामरान साहब ने बात कर ली HPV की अवेयरनेस पे प्लीज एक शो या सेगमेंट कर दें, लोगों को बहुत ज्यादा नहीं 100% जी। हम कई दिनों से प्लान कर रहे हैं सोबे जी, लेकिन फिर वो अब ये डिफेंस पैक्ट हो गया और मैं सोचा कि 5 मिनट इस मौजू के लिए नाकाफी है, इसको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, उस पे होगा। और आपने तो तकल्लुफ़ का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत कैंपेन हो रही है, स्पेशली मैं मिशी खान का नाम लूंगी। आई डोंट नो, उनको हर टॉपिक पे बोलने का शौक है, सॉरी टू से दैट। लेकिन और दूसरा ये कि एक बात और कहनी थी, चाबहार के पर जो कल न्यूज़ आ रही है, जो पोर्ट है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। इसका इम्पैक्ट दो चीजें और हुई कल, एक अफगानिस्तान और एक जो ईरान का जो पोर्ट है। इसको कॉल मिल गई, मैं बहुत अच्छे कॉल कर रही हूँ, समहाउ मेरी आवाज नहीं जा रही होती, आगे से लोग उठाते हैं। नहीं, डेफिनेटली चाबहार पे जैसे ही छोटी सी चीज़ें क्लियर होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और HPV तो डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि हम मंडे को ही इस पर काफ़ी तफसीली प्रोग्राम करें। जी, तो ठीक है, यही थैंक्स। मसरूर अली साहब हैं कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था जी। कि हम लोग कराची में सालों से रह रहे हैं। मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर एटॉमिक कमीशन में काम कर रहा हूँ और करता था, रिटायर हो गया और मैंने न्यूक्लियर कंट्रोल पे काम किया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज कि हम लोग देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा खातून होकर पंजाब में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं पाकिस्तान के इस हालात में। तो मैं तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये हुकूमत सिंध से आपके रेफरेंस से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कि भाई प्लीज इतना करें कि कराची से कूड़ा ही उठवा दें। अगर हम बाहर निकले घर से तो हमारी जो अपने तरफ से बदबूएं आती हैं और कराची की रोडों पे जो गड्ढे पड़ गए हैं बहुत पहले ही से बने हुए थे। तो अगर इतना बजट भी नहीं है सिंध गवर्नमेंट के पास तो भाई सिर्फ जो है वो उस पर मट्टी ही डलवा दें। अगर आप कारपेटिंग नहीं कर सकते, डामर के अखराजात हैं, तो उसमें मट्टी ही डलवा दें। चाहे पहले गदा गाड़ियाँ चलती थी, चाहे अगर इतना भी बजट नहीं है तो गदा गाड़ियों से मट्टी डलवा दें। हम लोगों की गाड़ियों के सस्पेंशन तबाह हो गए। बिल्कुल आइडेंटिकल कॉल है जो नूरानी एडवोकेट साहब अभी कराची में पहली कॉल उन्हीं की थी, एग्जैक्टली वो भी यही बात कर रहे थे। तो आपकी बात से मज़ीद ज़ाहिर है कि ज़ोर पैदा हो गया कि यहाँ के शहरी जो हैं वो कितने तंग हैं मौजूदा हालात से। थैंक यू। अब्दुल कादिर जुनेजो साहब हैं हैदराबाद। डॉक्टर कादिर, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वसीतुल्लाह साहब और खोड़ो साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। भाईजान, बात यह है कि अभी जो भाई मेरे कॉलर बात कर रहे थे कराची की, तो कराची में वाकई मसाइल हैं और उनका अगर देखा जाए तो कोई इतने गहरे मसाइल हैं कि जिनका
हल कोई नजर नहीं आ रहा है। आज आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में बैक ले जाऊंगा कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पे कराची की आबादी कोई 5 लाख थी। इस मरतबा जब ये बारिशें हुई तो जब कुछ हमने टेलीविजन पे मनाजिर देखे लियारी के नदी के और अपने मलीर नदी के, तो हमें डर ऐसे लगने लगा कि शायद कोई वो जो है ना बाबू सर टाप वाला या ऐसा कोई मसला ना हो जाए और ये उलट न जाए। तो भाई साहब बात यह है कि ये नदियां जो आ रही हैं वो कुछ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो नॉर्थ के जो पहाड़ हैं उनमें से आती हैं। और ये इनका भी यही है, जैसे दरिया सिंध का जो दरिया भर जाता है तो फिर वो पानी कच्चे में जो आ जाता है, इस तरीके से इन दोनों का पानी भी जब ये उलट जाती हैं तो इनका पानी भी साइडों पे निकलता है। अब वो साइडें क्या है कि हमने उनको जो है ना वो गैर कानूनी कच्ची आबादियां, ये वो कोई लीगल कोई इलीगल कॉलोनियां हमने बना दी है। अब जब हम पानी को रास्ता नहीं देंगे तो भाई मसाइल तो हमारे होते रहेंगे। और इस खौफ में हम अभी हैं कि अल्लाह खैर करे, ऐसा ना हो कोई ऐसी बारिश आ जाए कि वो बाबू सट वाला टाप वाला ना मसला हो जाए। इसीलिए अल्लाह से माफी मांगते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ इकदाम अभी करना चाहिए, या तो लोगों को हटाना चाहिए साइडों से। नजो साहब, और हम बारहा जब से ये सैलाब का सीजन शुरू हुआ है तकरीबन इसी नुक्ते पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं कि कुदरती आफत तो अपनी जगह, लेकिन उसको हमने डिज़ास्टर में खुद इंसान ने तब्दील किया है और उसमें ज़ाहिर है ये बेइतदारियाँ भी शामिल हैं जिनकी जानिब आपने इशारा किया है। थैंक यू सो मच। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हसन अली साहब हैं कराची से। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। माशाल्लाह जी सऊदी के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। तो इन टेंडम विद दिस हम अपनी रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखें तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो एटलीस्ट जो है तज्जियों में अखबारों में इम्प्रूव हो रही है। CPEC 2.0 हमने लॉन्च कर दिया है। अमेरिका भी हमारा यार हो गया है और जो है सऊदिया के साथ भी डेवलपमेंट हो रही है। तो आप लोगों के प्रोग्राम से मैंने ये चीज़ सीखी कि वी नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमें इस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडिंग या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, हमने उसको कैसे मिस किया है या हमने क्या किया जो नहीं क्या कर सकते थे और क्या नहीं किया। इसके हवाले से सेकेंडली जो आवाम है, आम आवाम की अच्छी डिफेंस की, जिसको हम आजकल अपने एक मार्केटिंग कर रहे हैं, वी हैव गुड डिफेंस, उसके लिए एक अच्छी इकोनॉमी की जरूरत है। बिल्कुल। तो क्या आम आवाम को उसका कोई फायदा होगा या आम आवाम अभी भी IMF के कर्जों तले दबी हुई जिंदगी या लो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजारती रहेगी? हाँ, इसके ऊपर प्लीज थोड़ा सा। एक्सीलेंट क्वेश्चन हसन साहब। जी हाँ, ये मुबारकबाद तो दे सकते हैं, लेकिन असल मसला एलीट कैप्चर का है इस जगह पे। उसका वो अगर ढीली हो तो बात है, वरना फ़िलहाल तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त तक IMF ही है। अब आप कह सकते हो कि हाँ यार इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो ट्रिकल करते करते ना एक खतरा ही पहुँचता है मुश्किल से वो भी। तो हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपने बात की कि अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव मिस, तो वो पूरी तारीख हमारे सामने पड़ी हुई है। मुझे याद है वसत, ये मुशर्रफ दौर के बाद ना, तो मैं उन दिनों में एक्सप्रेस में था, तो मैंने एक आर्टिकल कमीशन कराया था। एक हमारे साथी होते थे वहाँ पे बिजनेस डेस्क का, ये मुशर्रफ का दौर कैसा रहा। उसका पहला जुमला था ना, इट्स अ टेरिबल शेम टू वेस्ट डिक्टेटरशिप। यू नो, क्योंकि आपके पास जब एक विंडो होती है ना टू पुश थ्रू, जिसको हम सिस्टेमिक रिफॉर्म्स कहते हैं ना, सिस्टेमिक रिफॉर्म्स, वो हमने हमेशा मिस की है। जब आपके पास चांस होता भी आप मिस कर देते हैं कि कोई मसला नहीं यार, वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, रिलैक्स करो, चिल करो। और वो चिल करते करते फिर हमारी यही हालत हो जाती है। फिर आप जैसे लोग हमें कॉल करते हैं कि आपस में बात करते हैं कि यार इस बार भी क्या ऐसा होगा। तो उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन तारीख को देखते हुए हाँ प्रोबेबली बैरूनी इमदाद का भी धारा एक तरफ बहता है। और बैरूनी इमदाद बंद हो जाए तो फिर टैक्सों का दायरा भी उसी तरफ बहना शुरू कर देता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। अवाम सबसे आखिर में आते हैं। दैट इज राइट। आतिफ ट्रिकल डाउन। आतिफ सगीर साहब हैं लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी सर। जी माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छे कलर की शर्ट्स पहनी है। थैंक यू। और आपको सूट भी कर रही हैं। ये मैं पतली है, मैं घर से लाया हूँ। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्रिकेट के हवाले से, कि क्रिकेट हम किसी ज़माने में बड़े शौक से देखते थे कि हमारी टीम में बड़े लेजेंड्स होते थे किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, वनडे हो गया या टेस्ट वनडे हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गई। लेकिन अभी जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है T20 में, एशियन कप में, वो तो अपनी जगह, लेकिन ये है कि जो हमारे टीम के हालात हैं वो कुछ बहुत ही मतलब समझ से बाला था। मतलब उसमें जिनको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जिनको बैटिंग अच्छी करनी चाहिए वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। तो लगता है कि हमारी टीम में जो स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं उनकी कमी है, शायद है ही नहीं। हर बंदा ऑलराउंडर बनना चाहता है, जैसे हम आम पे हम जबान में तुल्ला कहते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस पे मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम आप लोगों को करना चाहिए जिसमें क्रिकेट के अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुला के क्या वे आउट क्या है, हम कैसे अपनी टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ज़िंदगी में बड़ी गलतियां की हैं, यकीनन आपने भी की होंगी वो सब आगे पीछे। कहीं ना कहीं एक जो गलती मैंने कभी नहीं की वो ये है कि मैं कभी पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने फॉलो नहीं किया। अगर किया होता है ना तो जितने भी जो थोड़े बहुत ये बाल बच्चे हैं ना वो भी ना होते। तो अगर फॉलो किया होता तो क्या क्रिकेट बेहतर हो जाती? नहीं, मैं खराब हो जाता ना सर, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक और दर्द सर है, जैसे अक्सर मुझे पता है एक मतलब चाइल्ड क्रूअल्टी होती है, मेरा ख्याल है, मैंने देखा है अपने दोस्तों को इन आजकल के हालात में भी ना, पाकिस्तान का क्रिकेट टीम होता है, बेचारे बच्चे बैठे होते हैं उनके साथ फुल किट में डाइयाँ मार के रो रहे होते हैं, हाल पड़े होते हैं, ये क्या हो गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैं शायद मतलब कोई जायदाद ना दे सकूं अपने बच्चों को, लेकिन कम से कम मैंने उन्हें इस अजियत से दूर रखा है। अच्छा, नहीं कि यार क्या फ़ायदा है, मतलब क्या, डोंट यू थिंक कि देयर आर इनफ ट्रॉमास इन लाइफ कि बंदा पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करे कि ओ हो ये क्यों इसने कैच मिस किया, ओ हो ये क्यों इतना आउट हो गया, यार फॉरगेट अबाउट इट यार। सही। कबड्डी हमारी कौमी खेल होनी चाहिए, कबड्डी कोई चांस तो होगा शायद कम से कम आगे जाते हुए। एनीवे सॉरी, ये मेरा एक ओके। वकार अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब। अच्छा सर, पहले तो मैं जाफरी साहब की बात से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। स्पोर्ट्स लोग फॉलो करते हैं दुनिया भर के अंदर, हमारे यहाँ अकलौता स्पोर्ट क्रिकेट ही बचा है जिसको जो थोड़ा बहुत फॉलो किया जा सकता है। तो हमारे आप करें फॉलो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं नहीं फॉलो करना चाह रहा ना यार, ये और भी जिंदगी में दुख है क्रिकेट के अलावा। हाँ, हमारे बिल्कुल वैसे ही हाल होता है जो आपने डिफाइन किया, लेकिन और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई खेल ही नहीं बचा जिसको हम फॉलो करें। अच्छा, मैं कबड्डी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा तालीम के हवाले से, मेरा तालीम के शोबे से ताल्लुक है। तो अभी जैसे उससे पहले वाले साहब बात कर रहे थे कराची से, तो वो ये कह रहे थे कि क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो मैं जो फोकस करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट की तवज्जो या किसी की भी तवज्जो या ये जो मीडिया वाले हैं इनकी तवज्जो, कि तालीम की तरफ हम तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, कसम से। और आप यकीन करें, मैं भी पढ़ाता हूँ, आज भी मैं अब जो हमारा तालीमी निजाम है वो 40 साल 45 साल पुराने जो पेपर्स है ना, उसी पे चल रहा है, क्लास में बच्चों को वो सॉल्व करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। और यकीन करें आप कि चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आई थी जब चैट जीपीटी आया था, लोगों ने सीखना शुरू किया, वो आउटडेटेड हो गया सर। अब एआई आ गए, उसके बाद एआई एजेंट आ गया, तो हम तो वो नहीं पढ़ा रहे जो कि उससे मेल खाता। 40 साल पुराना पेपर पढ़ा रहे हैं। वकार साहब, हम अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माउस का राइट बटन से क्या होता है और लेफ्ट बटन से क्या होता है और रैम और रोम में फर्क क्या है। मैंने अभी कंप्यूटर साइंस का निसाब पढ़ा था, किसी के हाथ में आ गया था, मैंने कहा यार बहुत खूब। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि ठीक है, ये बेसिक चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन हमें कम से कम, जैसे मैं अकाउंट्स की फील्ड से हूँ, तो अकाउंट्स दुनिया में जिस तेजी से चेंज हो चुका है, वो जो बेसिक चीजें हैं वो तो अपनी जगह वैसे ही रहेंगी, वो अकाउंट्स के सारे प्रिंसिपल्स वही वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो दुनिया के साथ हमें चलना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गई, उसके बाद ERP सिस्टम आ गया, उसके बाद ये ब्लॉकचेन, हम ब्लॉकचेन को सर आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं। पहले बच्चों को बेसिक उर्दू या अंग्रेजी या सिंधी तो आ जाए कम से कम, या इलाकाई ज़बान जो भी है वो आ जाए, ये तो फिर बहुत की बातें हैं। और आप ये भी एक क्लीशे हो गया कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जो 2.5 करोड़ अंदर है वो तालीम से बाहर है। ये आ रही है, मैं इनका यही कहना चाहता हूँ। तो यही है, यही कहना चाहिए। बच्चा जुमला है, वक्फा ले ले।
वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं कसीम जफर साहब लाहौर। सर मेरा सवाल सर ये था कि अभी हिजबुल्लाह की जानिब से अभी जब हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है जी, तो उसके बाद अब हिजबुल्लाह की जानिब से ये कहा गया, अभी ये बयान आया है कि नईम के जो हैं सरबराह उनकी जानिब से नईम कासिम ने कहा है कि सऊदी अरब को कि हिजबुल्लाह के साथ नया बाब शुरू करने की दावत दी उन्होंने। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में कि ये सऊदी अरब इस पेशकश पर गौर करेगा या ये सिर्फ एक इलामती बयानिया हो जाएगा? और उसके बाद एक दूसरा सवाल भी इसी के साथ है कि हिजबुल्लाह का दावा है कि इसके हथियार सिर्फ इसराइल के खिलाफ हैं, तो क्या लेकिन सऊदी अरब समेत कई ममालिक उसे लबनान में ईरानी असर और रसूख का जरिया भी समझते हैं, तो आपके ख्याल में इस बयान पर कितना एतमाद किया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है हिजबुल्लाह की तरफ से तो शायद ये एक तरह से जेन्युइन है, क्योंकि हिजबुल्लाह और मतलब ईरान जो उनके हिमायती हैं वो तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि जी असल मसला ईरान से नहीं है, आपको इसराइल से है। अब वो एक अलग बात है, आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटीज़ भी इन चीज़ों को मैच कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये खुशाइन बात है कि इस तरह के जो रीजनल इंटर रीजनल टेंशन्स हैं वो थोड़े से काम हों, और बड़ी अच्छी बात है कि आप चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी कुछ देर पहले ही ये बयान आया है, ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है। आई थिंक सऊदी अरब में भी एक रीथिंक हो रही है जी, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा यकीनन जफ़र साहब के पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ है ये हुआ वेडनेसडे नाइट को ना, हाँ। उससे एक रोज़ कबल जो लारेजानी साहब हैं ईरान के, वो रियाज में ही थे। तो आई थिंक कि कुछ हद तक टेंशन्स कम होंगी। आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इस वक्त नहीं मुझे लगता कि कोई बहुत बड़ी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सऊदी अरब से, वो कहेंगे कि जी आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे भाई हो। लेकिन आई थिंक इट इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरा आई मीन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अवैस है नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास 30 सेकंड है सर। 30 सेकंड है सर। सर बड़ा ही कलील टाइम है, मैं इसमें जल्दी से कहना चाहूँगा कि हमारी फौज के जवानों को, हमारे पायलट्स और हमारे सेलर्स के अल्लाह ने सहरा दिया है कि हम जो है वो पाक सरजमीन के साथ साथ जो है वो मुकद्दस मकामात की भी हिफाजत कर सकें। और इस सहरे में कल जो गुफ्तगू के दौरान जो ज़रार साहब ने जो फूल जड़े हैं, मैं उसकी तारीफ करने के लिए आज खास तौर पे कॉल कर रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने इसका सहरा में जो फूल जड़ा मोदी साहब को नॉमिनेट करके, जो कि बहुत बड़ी वजह है, ये मुझे बड़ी बात पसंद आई सर। थैंक यू सर, आपकी बात मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, तो ये तुमने सोच समझ के जुमला कहा था या एक्स्ट्रा? मैं लिख के आया था। अच्छा, आई एम गेटिंग जेलस सब। लिख लो यार। चले ठीक है, इतने नोट्स होते हैं अब भाई के पास यार। 30 सेकंड बाकी हैं, उसमें कॉलर के साथ की ज्यादती होगी, जवाब भी नहीं है, सवाल भी नहीं पूरा सुन सकेंगे। बहरहाल यहीं इसको लपेटते हैं प्रोग्राम को। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।